जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। दोस्तों, आज यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल किए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में बार बार वही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरी सीटेट की आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी का माध्यम होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है अंग्रेजी होना चाहिए, बी ऑप्शन है उर्दू होना चाहिए, सी ऑप्शन है कि बच्चों की मातृभाषा होना चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है कि हिंदी होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वो मातृभाषा उनको आती होती है, इसलिए अगर आप उनको मातृभाषा में सिखाएंगे तो वो जल्दी से सीख पाएंगे, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चे प्रारंभ से ही, दोस्तों बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, या फिर एक भाषिक होते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर दोस्तों यहाँ पर विशेष ध्यान देंगे? अगर आप प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, तो आप कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट आप ध्यान रखेंगे? पहला है हिंदी भाषा के विविध पूर्ण रूप शामिल होना चाहिए, उपदेशात्मक पाठ शामिल होना चाहिए, कहानी अधिक से अधिक शामिल होनी चाहिए, या फिर प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो हिंदी के हैं वो विविध पूर्ण दोस्तों यहाँ पर रूप शामिल होने चाहिए, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अब दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है कि चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन यहाँ पर सही है? कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। फिर है दूसरा कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। थर्ड है कि बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है। और दोस्तों डी ऑप्शन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए ऑप्शन में नहीं आया है, निगेटिव हो गया। बी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ सीमित कर दिया गया है, सी ऑप्शन में जरूरी कर दिया गया है। तो दोस्तों ये जितने भी वर्ड हैं ये आपके निगेटिव वर्ड हैं, इसलिए ए, बी और सी ऑप्शन नहीं होंगे। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों चौमस्की मानते थे कि जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके बार बार सीटेट में रिपीट होते हैं, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं कि जो आपके बार बार रिपीट होते थे क्वेश्चंस, उनको यहाँ पर मैंने संग्रहित किया है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का दोस्तों क्या उद्देश्य है? यहाँ पर अगर पाठ के अंत में देखा होगा आपने, अभ्यास दिया जाता है और कुछ एक्टिविटी भी दी जाती है, उनका उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है कि बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बी ऑप्शन है कि बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, सी ऑप्शन है कि गृह कार्य की सामग्री जुटाना, या फिर बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि ये जो अभ्यास और गतिविधियाँ दी जाती हैं ये बच्चों में अभिव्यक्ति के अवसर देना होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? दोस्तों अगर भाषा अर्जित की जाती है उस प्रक्रिया में क्या सर्वाधिक महत्व है? भाषा प्रयोगशाला का सर्वाधिक महत्व है, पाठ्य पुस्तकों का सर्वाधिक महत्व है, समाज का सर्वाधिक महत्व है, या भाषा कक्षा का यहाँ पर सर्वाधिक महत्व है? दोस्तों समाज का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि बच्चा समाज में ही रह करके वो सारी चीज़ें भाषा अर्जित करता है, इसलिए समाज का यहाँ पर सर्वाधिक महत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों अगर आपकी कक्षा समावेशी कक्षा है कि हर तरीके के बालक आपकी कक्षा में हैं, जैसे कि पिछड़े बालक भी हैं और सामान्य बालक भी आपकी कक्षा में हैं,
और अगर आप शिक्षक हैं तो सबसे ज़्यादा आप क्या ध्यान रखेंगे? ए ऑप्शन है कि सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है आपको। बी ऑप्शन है कि सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना चाहिए आपको। या फिर विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे आप, या फिर सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी क्या है यहाँ पर समावेशी कक्षा है, इसलिए दृश्य और श्रव्य सामग्री में आप विविधता लाएंगे, तभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर ए ऑप्शन आप देखेंगे कि सभी बच्चों को समान गतिविधि में, तो दोस्तों कुछ बच्चे जो सामान्य हैं वो तो आसानी से वो चीज़ कर लेंगे उस गतिविधि को, लेकिन जो पिछड़े बालक हैं वो वहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोत्साहित ये ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों अभी 15 क्वेश्चन, जो शुरुआत के 15 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे वो हिंदी पेडागोजी के होंगे। फिर दोस्तों लास्ट के जो 15 क्वेश्चन हैं वो गद्यांश और पद्यांश से होने वाले हैं। तो काफ़ी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट है, तो दोस्तों इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा में आकलन की प्रक्रिया दोस्तों कैसी होनी चाहिए? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है दोस्तों यहाँ पर आकलन की प्रक्रिया। बी ऑप्शन है कि केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। सी ऑप्शन है कि केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। या फिर डी ऑप्शन है कि पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि सीखने और सिखाने के दौरान यहाँ पर आकलन की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि जब आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं तब भी आप आकलन करते रहते हैं, और जब वहाँ पर आप बच्चे सीख जाते हैं तब भी आप उनका आकलन करेंगे। तो सीखने और सिखाने के दौरान ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक दोस्तों महत्वपूर्ण है यहाँ पर? तो ए ऑप्शन है कि बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की यहाँ पर सर्वाधिक भूमिका महत्वपूर्ण है। पाठ पुस्तक की है यहाँ पर। फिर है भाषा परीक्षाओं की या फिर भाषा प्रयोगशाला की। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा कि बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की यहाँ पर, क्योंकि आप जब पढ़ना सिखा रहे हैं तो वहाँ पर अगर बाल साहित्य होगा तो वहाँ पर वो बच्चे ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि दोस्तों अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण आप कर रहे हैं तो आप उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है कि बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं। बी ऑप्शन है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रभावी प्रयोग कर सकें। सी ऑप्शन है कि बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके। या फिर डी ऑप्शन है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख सकें। तो यहाँ पर दोस्तों बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी दोस्तों प्रयोग कर सके, यही आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? दोस्तों वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है एक भाषा अर्जन का भी सिद्धांत है। यहाँ जब मैंने अभी आपको वाइगोत्स्की वाला CDP का यहाँ पर क्लास कराया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने स्पेशली वहाँ पर वाइगोत्स्की के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। भाषा विचार से पहले आती है, वहाँ पर सारे उनके नियम बताए थे। तो वहाँ पर एक भाषा अर्जन का भी सिद्धांत था, वो दोस्तों किस पर अधिक बल देता है? ए ऑप्शन है कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर। बी ऑप्शन है कि परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। सी ऑप्शन है कि कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, क्योंकि दोस्तों जो वाइगोत्स्की हैं वो सामाजिक यहाँ पर भाषा अर्जन का सिद्धांत उनका है, क्योंकि वो कहते हैं, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे समाज में रह करके सबसे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका दोस्तों क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना चाहिए। बी ऑप्शन है कि बच्चों से किताब पढ़वाना चाहिए। सी है कि बच्चों से परियोजना कार्य करवाना चाहिए, या फिर बच्चों की लिखित परीक्षा यहाँ पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना चाहिए, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षण से सर्वाधिक अपेक्षित है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप भाषा शिक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या सर्वाधिक अपेक्षित होगा कि बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना चाहिए उनको।
बी दोस्तों बी ऑप्शन है कि कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन है कि बच्चों को निरंतर परीक्षाएं लेनी चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ यहाँ पर आपको कराना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बाहरी कक्षा के बाहर बाहरी वातावरण से सीखते हैं तो वहाँ पर सबसे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं। क्या केवल बच्चे स्कूल ही आकर के भाषा सीखते हैं? तो ये दोस्तों ऐसा तो नहीं होता है, बच्चे समाज में रह करके अपने परिवार से भी भाषा सीखते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, ऐसा भी नहीं, वो समाज अपने पास पड़ोस से भी भाषा सीखते हैं। सी ऑप्शन है कि बच्चे स्कूल में मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। नहीं दोस्तों, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी मातृभाषा सीख करके आते हैं तो मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे स्कूल आने से पहले उनको पूरी भाषा अपनी मातृभाषा आती होती है, तो वो भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या होनी चाहिए। बच्चों को कहानी सुनाना। बी ऑप्शन है कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। सी ऑप्शन है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, या फिर बच्चों के साथ कविता गाना। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को भाषा के प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों कुछ 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हिंदी पेडागोजी के थे। अब यहाँ पर हम गद्यांश पढ़ते हैं और गद्यांश से यहाँ पर नीचे क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो आपको गद्यांश बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर पढ़ना होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको पहले गद्यांश पढ़ लेना है, और या फिर आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न पढ़ लेने हैं कि 1, 16, 17, 18 जो भी क्वेश्चंस होंगे पहले उनको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर गद्यांश आप पढ़ सकते हैं। तो गद्यांश हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि गुलजार जी क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। कोई गुलजार जी से पूछ रहा है कि क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ, अब यहाँ पर गुलजार जी कह रहे हैं कि जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ। मैं पहले यही तय करता हूँ कि बात मुझे अपनी कहानी होती है या फिर बात अपनी पहले मुझे कहनी होती है। पाठक को सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, मतलब कि आगे तक बात पहुँच पा रही है। जो मैं कह रहा हूँ वो आगे वाला जो पाठक है वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है। कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ मैं अपने लेखक को इस कसौटी पर रखता हूँ। मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर सोचता अवश्य हूँ। विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं। आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं। हर फाइन आर्ट लोगों तक पहुँचानी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो या लेखन हो, ये सभी दोस्तों अपने लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। दोस्तों ये गद्यांश है। अब इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। यहाँ पर क्योंकि अभी आपने जब गद्यांश पढ़ा है तो वहाँ पर जो गुलजार जी कह रहे हैं तो उसके विषय क्या किसके होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे स्वयं के होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका आशय यहाँ पर क्या है। तो लेखक पाठक की उपेक्षा करता है, लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, या फिर लेखक की संवेदनाएं आत्म अनुभूति केंद्र में होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब अपनी लेखक संवेदनाएं करता है तो उसकी आत्म अनुभूति उसकी केंद्र में होती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण दोस्तों बात यहाँ पर क्या होनी चाहिए। दोस्तों मीडिया होना चाहिए, कला, लेखन या संप्रेषण। तो यहाँ पर संप्रेषण होना चाहिए कि लेखक अगर है तो अपनी बात वो पहुँचा पा रहा है, आगे तक जो व्यक्ति पढ़ रहा है वो समझ पा रहा है या नहीं, इसलिए संप्रेषण हो जाएगा।
अब दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर कोई भी कला है तो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। इस गद्यांश में क्या कहा गया है कि लोगों तक वह बात पहुंचे, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं। दोस्तों अभी आपने गद्यांश पढ़ा है, वो कौन सी कसौटी पर कस रहे हैं गुलजार साहब, तो यहाँ पर है वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई बात हो या नहीं, वह सब लोगों द्वारा सराही गई हो या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, या वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गद्यांश में दोस्तों क्या कहा गया था कि गुलजार जी कह रहे थे कि वह बात पाठक तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, इसी पर वे अपनी कसौटी को कसते थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन है कि गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं, क्या कहना है, कैसे कहना है, क्यों कहना है, या फिर किसके लिए कहना है। तो यहाँ पर क्या कहना है यही दोस्तों वो सबसे पहले तय करते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जहन का अर्थ क्या है। दोस्तों जो जहन है उसका अर्थ यहाँ पर दिमाग है, कि वो अपने जहन में बिठा लेते हैं, मतलब अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, इसलिए 22 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत से विशेषण शब्द बनेगा। दोस्तों अगर संगीत है तो इसका विशेषण शब्द क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर संगीतज्ञ बन जाएगा, इसलिए दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों विशेषण विशेष में क्या होता है कि विशेषण जो होता है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर दोस्तों संगीत जो है उसमें यहाँ संगीतज्ञ की विशेषता बता रहा है, संगीत की विशेषता बता रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि खाने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में दोस्तों निपात क्या है, यहाँ पर निपात आप देख सकते हैं। निपात क्या होते हैं, जो किसी भी बात को फोर्सफुली वहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर ही चाहिए तो ही हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये गद्यांश के क्वेश्चन थे, अब पद्यांश यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसके नीचे कुछ क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों पद्यांश क्या है, कविता क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं। जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे और इंसान, बढ़ने लगा बेतहासा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफ़ी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो ये दोस्तों कुछ कविता है। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कि धरती पर इंसान के आने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होने लगा, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, जंगल घटने लगे, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पर कविता में यही कहा गया है कि जानवर भी घटने लगे, पक्षी भी घटने लगे और जंगल भी घटने लगे, इसलिए चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो उपयुक्त सभी वाला डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि इंसान बढ़ने लगा बेतहासा का भाव यहाँ पर क्या है। दोस्तों इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा, या इंसान खूब तरक्की करने लगा। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इंसान खूब तरक्की करने लगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है, पशु पक्षियों के प्रति, इंसानों के प्रति, जंगल के प्रति, या फिर दोस्तों उपयुक्त सभी के प्रति। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी के प्रति, क्योंकि जो प्रकृति है वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करती है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन है कि कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको अभी आपने कविता पढ़ी, इसके लास्ट में क्या व्यंग किया गया है कि इंसानों ने अब इंसानियत खत्म हो गई है, बिल्कुल सही, यही दोस्तों व्यंग किया गया है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन है कि अब कहाँ जाते जंगल का भाव दोस्तों यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर अब जंगल खूब बढ़ने लगे हैं, अब जंगल समाप्त होने लगे, तो दोस्तों यही भाव है कि अब कहाँ जाते जंगल, तो यहाँ पर अब जंगल समाप्त होने लगे, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि जंगल का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची बताना है कि जंगल का पर्यायवाची क्या नहीं है। दोस्तों वन भी है, कानन भी होता है पर्यायवाची, अरण्य भी होता है, और दोस्तों बगीचा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ 30 क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों
ये बार बार आपके सीटेट में रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर ये पूरा वीडियो देखा है और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं सीटेट की दोस्तों आपकी पूरी तैयारी करवा रहा हूँ। यहाँ पर मैं ईवीएस, हिंदी दोस्तों, सीडीपी और दोस्तों आपकी मैथ, ये दोस्तों चारों जो सब्जेक्ट हैं इनको मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के वीडियोस मेरे नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। अब दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।